ये हुकूमत पैगाम ये देना चाहती है कि अपनी वहशी अक्सरियत से कानून बनाएंगे। अगर ये 3 बिल कानून बन जाएंगे तो अपोजिशन की आवाज़ नहीं के बराबर इस ऐवान में हो जाएगी। और इस आईनी तरमीमी बिल को अगर आप हदबंदी बिल के साथ पढ़ेंगे तो आबादी की बुनियाद पर सीट दी जाएगी। जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी कम होगी उनको कम मिलेगी। हदबंदी हर 10 साल बाद नहीं होगा सर, ना मरदमशुमारी की बुनियाद पर होगा, बल्कि हुकूमत फैसला करेगी कि हदबंदी होगी या नहीं। अगर होगा तो किस साल की मरदमशुमारी पर होगा। सर, मैं इलाका वारियत को नहीं मानता, ना उसको फ़रोग़ देता हूँ, मगर हमारी आइन की तमहीद में फ्रेटर्निटी का लफ्ज़ लिखा गया, भाईचारगी का। ये बहुत अहम है हमारे मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत को मजबूत करने का। ये तीनों बिल इस फ्रेटर्निटी के बरक्स का पैगाम देते हैं और काम करेंगे। हकीकत ये होगा सर कि शुमाल हुकूमत करेगा जुनूब पर, शुमाल खर्चा करेगा और जुनूब इसको फराहम करेगा। जुनूबी रियासतें मुल्क की GDP में 30% का हिस्सा होता है उनका, और 21% मुल्क का टैक्स रेवेन्यू जुनूब से आता है। 2022-23 साल में 3.46 लाख करोड़ का उनका हिस्सा था और 19% आबादी है भारत में जुनूबी हिंदुस्तान की। जुनूब को गुड गवर्नेंस की सदा दी जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं, तो मगर ये तो झूठ था। मगर ये बिल अगर कानून बनेंगे तो सच हो जाएगा। सर, अगर आप 6 रियासतों को, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को मिला ले, यहाँ पर सीट होंगी 392 और सिर्फ 34 सीट की जरूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। एक कॉन्फ्रेंस की माली इमदाद हुकूमत में की, उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उठकर कहा कि कैसे हम आईनी हिंदू राष्ट्र को हासिल करेंगे। अब पता चल रहा है कि गैर बीजेपी पार्टियों के नुमाइंदगी को डाइल्यूट करने से ही आप एक आईनी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ताकि यूसीसी, लैंड जिहाद, हिंदी को लाजमी कर देना, बुलडोजर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना। सर, डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन सरकार क्या है? जादू, उसका जादू यह है कि इंजन शुमाल का होगा और ताकत जुनूब से आएगी। सर, नतीजा यह होगा कि जुनूबी हिंद के तमाम रियासतें अपनी आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर देंगी। क्या यह मुल्क के लिए अच्छा होगा? तो तशवीशनाक होगा। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुस्लिम अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया गया, और आसाम और कश्मीर इसकी जीती जागती मिसाल है। आसाम में 30 ऐसे असेंबली हल्क़ात थे जहां पर मुसलमान जीत के आते थे, उसको 23 कर दिया गया। ये जेरीमैंडरिंग नहीं है तो क्या है? कश्मीर, सर, दुबरी बरबेटा में 60% मुसलमान थे, एक दुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई, खत्म हो गया, आप कोई नहीं जीत सकता बरपेटा से। दूसरा मिसाल दे रहा हूं सर, अनंतनाग रजौरी का। कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो रही है कश्मीर में कोई, और खत्म हो रही है जम्मू में, कोई रास्ता नहीं, कोई तहजीब का हिस्सा नहीं मिलता। सर, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अलग है। ये जेरीमैंडरिंग नहीं है तो क्या है सर? और सर, कश्मीर की आबादी क्या है? 56%, 35% कश्मीर की आबादी, सीट है 52.22। जम्मू की आबादी है 43.65, सीट में 47.78। ये जेरीमैंडरिंग है तो नहीं है तो क्या यही होगा? सर, मुस्लिम अक़लियत को तो बीजेपी टिकट नहीं देती, रिजर्वेशन दूर की बात, मगर क्या यह मुल्क के मफाद में है कि इस ऐवान में 18 करोड़ की आबादी के सिर्फ 4% MP जीत कर आएंगे? ये आपकी मुल्क से मोहब्बत है? ये राष्ट्रवाद होगा कि 18% सिर्फ 4% आएंगे जीत कर? आप फैसला कर लीजिए। ट्रेजरी बेंचेस को सोचना है। अगर वो भारत से मोहब्बत करते हैं तो तशवीशनाक बात है। अगर बिल कानून बनेगा तो फिर आप भूल जाइए, यहां पर तो और कम हो जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं सर कि मुस्लिम अक़लियत को SIR से, रायदही से, हक़ रायदे महरूम कर दिया जा रहा है, बुलडोजर से बेघर कर दिया जा रहा है, और हदबंदी से इनकी सियासी आवाज को खत्म करने का मंसूबा है। सच्चाई ये है सर, मुस्लिम वोट की जरूरत बीजेपी को उसको खतरा समझती, सेकुलर पार्टीज ये समझते हैं कि हमको पूछना ही ना पड़े, और हम बार बार पुकार कर कहते हैं कि जमहूरियत को मजबूत करो, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो, क़यादत बनाओ। मगर ये सब चीजों का आप देख रहे हैं कि बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है। मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना, पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की
और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। पप्पू सुन लिया ना? अब शांति रखो, ठंड रखो यार। चलो मान्यवर, आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है। आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं, और इस संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे, संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे। एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं मान्यवर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं, सुनो ना। सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का, दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिए। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब बीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए, और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया।
मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी